गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.6 करेंगे। देखिए इसके जो पहले 6 क्वेश्चन है इनमें इन्होंने कहा है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन एक्सरसाइज 1 to 6। सही है? तो एक तो मैं आपको पहला क्वेश्चन करवा देता हूँ इसका और एक आपको 6 करवा दूंगा। सही है? फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी और 6 में 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। तो अब देखिए इसको कैसे करना है। हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले इसको 3 मैट्रिसेस में कन्वर्ट करते हैं ना। उसमें सबसे पहली मैट्रिक्स जो होती है वो होती है ए। उसमें कौन से एलिमेंट आएंगे? वो आएंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। दूसरा आता है मैट्रिक्स एक्स, उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होगा? स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई होगा। क्लियर है? उसमें हम क्या करते हैं, सारे के सारे वेरिएबल ले लेते हैं। यहाँ पे 2 वेरिएबल है तो 2 ही वेरिएबल हमने यहाँ पर लिखे हैं। सही? अच्छा, ये जो होती है हमेशा कॉलम मैट्रिक्स होती है। इसमें एक ही क्या होगा? कॉलम होगा। और फिर नेक्स्ट कौन सी लेते हैं? बी। बी में क्या होता है? जो कांस्टेंट टर्म होती है उसे लेते हैं। अच्छा, ये इस तरीके से बनती है कि अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो ये आ जाता है। तो देयरफॉर ax इसके बराबर आएगा b के। यही पढ़ा था ना हमने। अच्छा, उन्होंने क्या पूछा है? उन्होंने पूछा है इसकी कंसिस्टेंसी, ये कंसिस्टेंट है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ a निकालते हैं। अगर डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो ये क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। सही? अच्छा, अब अगर मान लीजिए डिटरमिनेंट ऑफ a 0 आ गया तो क्या करते हैं हम? फिर हम निकालते हैं एडजॉइंट a इंटू बी। अगर एडजॉइंट a इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वो इनकंसिस्टेंट होता है। क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। अगर वो आता है इक्वल टू 0 तो वो कंसिस्टेंट होता है। क्लियर है? तो कंसिस्टेंट कब होगा? अगर डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 आया था वो कंसिस्टेंट हो गया। अगर डिटरमिनेंट ऑफ a 0 आ रहा है और उस केस में फर्दर एडजॉइंट a इंटू बी भी 0 आ रहा है, मतलब ये दोनों 0 आ रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। ये कैसा कंसिस्टेंट होता है? इसका तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। ये कैसा कंसिस्टेंट होता है? इसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। इसके क्वेश्चन दे नहीं रखे हैं आपको एनसीईआरटी में, तो ये मैं असाइनमेंट में आपको करवा दूंगा अलग से। हाँ, नहीं बोर्ड्स में अब नहीं आते। सही? पहले आए हुए हैं। अब बोर्ड्स में ना इसी की बहुत सारी उन्होंने वो कर दी है, मॉडिफिकेशन कर ली है इसी क्वेश्चन की। तो अभी ये जनरली आते नहीं है, काफ़ी सालों से नहीं आए। क्लियर है? फिर भी समझ लेना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ a निकालेंगे ना। तो आपको ये भी फाइंड करने की जरूरत है। सही? हमें सॉल्व नहीं ना करना है। उन्होंने कहा है नहीं, उन्होंने कहा कंसिस्टेंसी चेक करो बस। तो डिटरमिनेंट ऑफ a निकाल लेता हूँ मैं। क्या आएगा बताओ? 1 2 2 3, तो कितना आएगा ये? 3 - 4 -1 ना। सिंस डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, therefore given system of equations are consistent, तो इस केस में क्या होंगे? कंसिस्टेंट होंगे। क्लियर है जो? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने क्या कहा है? 5x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 2। और नेक्स्ट 5x माइनस 2y प्लस 6z इज इक्वल टू -1। सही? अब इसकी भी हमें क्या करना है? ये चेक करके बताना है ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ये कंसिस्टेंट है या नहीं है।
तो इसमें भी हम लेट कर लेंगे, लेट ए जो मैट्रिक्स है वो क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड है, फिर आ जाएगा 5 -1 4 2 3 5 5 -2 6। हम निकालते हैं बच्चों डिटरमिनेंट ऑफ ए। कैसे निकालेंगे, R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं। सर जीरो नहीं बनाएंगे, जीरो नहीं बना सकते क्या? नहीं, इसमें प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है आपको, क्लियर है? तो अच्छा 5 को हम क्या करेंगे, उसे को फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आएगा ये 140 -13 -76, तो ये कितना आ गया बच्चों, 51 आ गया ना, सही। तो फिर हम क्या लिखेंगे, सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर गिवन सिस्टम ऑफ equations are consistent. कर रहे हो क्या? सही बच्चों, एक ना मैं आपको थर्ड क्वेश्चन करवा देता हूँ, ये इनकंसिस्टेंट है, सही। तो इनकंसिस्टेंट वाला भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये दोनों क्या है, कंसिस्टेंट है ना, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और दूसरा 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। सही बच्चों, तो पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, क्लियर है तक। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। तो कितना आएगा बताओ, 6 - 6 0 आ गया ना, क्लियर है। तो अब आगे क्या करते हैं, हम एडजॉइंट ए इंटू बी निकालते हैं। अब क्या करते हैं, उसमें एडजॉइंट ए इंटू बी निकालते हैं। तो एडजॉइंट निकालिए आप पहले तो। हाँ जी, एडजॉइंट का सीधा तरीका क्या था बताओ, इन दोनों को चेंज कर दो साइन से, हाँ इन दोनों को चेंज कर दो ना, और इनका साइन साइन उल्टा कर दो, क्लियर है। तो अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए इंटू बी। अच्छा इसमें बी भी लेट करना था ना, तो ये तो एडजॉइंट और ये आ गया और ये बी है। तो कर लीजिए बच्चों, क्या आ रहा है बताओ, 30 -24 और नेक्स्ट -10 प्लस 8 है ना, तो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है ना। Therefore, given system of equations are
इनकंसिस्टेंट। आगे से बच्चों क्लियर है? तो इसका मतलब ये इनकंसिस्टेंट होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे नल मैट्रिक्स आ जाती, जीरो मैट्रिक्स आ जाती, तो ये कंसिस्टेंट होता। सही? अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 14 तक इन्होंने कहा इसे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। सही है? तो मैं आपको 14 क्वेश्चन करवा देता हूँ, सारे एक ही तरह से होंगे। इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से, मतलब हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए कैसे करना है इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीन मैट्रिसेस मान लेंगे। ए में क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, और फिर हम क्या करेंगे, एक्स ले लेंगे मैट्रिक्स, उसमें सारे वेरिएबल आ जाएंगे, और फिर बी ले लेंगे। क्लियर है? तो अब इनमें रिलेशन क्या होता है, ए एक्स की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके बराबर आता है, बी के। अब हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों साइड की। तो ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आई इंटू एक्स क्या होगा, एक्स होगा ना। क्लियर बच्चों? अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। सही? ए इनवर्स के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। वो क्या आना चाहिए, नॉन जीरो आना चाहिए, मतलब नॉन सिंगुलर होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, किसका, ए का। तो अब देखें, इसे मैं R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करता हूँ, तो 1 को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा। इसकी बच्चों कैलकुलेशन आप देखते रहना, इसमें कैलकुलेशन बहुत मिस्टेक होती है। सही है? मान लो आपने डिटरमिनेंट निकालने में गलती कर दी, तो फिर यहीं तक के मार्क्स मिलेंगे आपको। सही है? इसी स्टेप के मिलेंगे, और यहाँ जहाँ आप एक्सपेंड कर रहे हो वहाँ तक के मार्क्स मिलेंगे। एक्सपेंड करके जहाँ आंसर लिखा है उसके नंबर भी नहीं मिलेंगे, ना नीचे एडजॉइंट के नंबर मिलेंगे, बेशक आपका एडजॉइंट सही हो, और बाद में जो सॉल्व करोगे उसके भी नंबर नहीं मिलेंगे। सही है? तो इसलिए आप साथ के साथ नोट करने की जगह चेक करते रहो साथ के साथ। तो देखो कि -1 को हम क्या करेंगे, इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे समझ? तो कितना आएगा, 12 - 5, 9 + 10, -3 - 8, तो कितना आ जाएगा बच्चे, 4 आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब हम निकालते हैं बच्चों कोफैक्टर्स।
इसका निकालो पहले कोफैक्टर, या निकालो हुआ है हमने, कितना आ रहा है 7। A12 का भी निकाला हुआ है, कितना आ रहा था -19, यहाँ साइन चेंज किया था ना हमने, और ये रहा 19, तो -19 होगा। A13 क्या आ रहा है बताओ? 20 नहीं ये है ना -11, 2 थोड़ी ना आएगा, ये है ना कोफैक्टर, ये इसका साइन चेंज करके कोफैक्टर, और ये किसका कोफैक्टर है इसका, ये किसका कोफैक्टर है इसका, बस साइन चेंज करना है। ये किसका कोफैक्टर है इसका, साइन तब चेंज करेंगे वो। बीच वाले का साइन चेंज करते हैं ना, तो इसलिए क्लियर है बच्चों? अच्छा अब देखो A21, ये रो कॉलम रख लीजिए, कितना आएगा बताना, -3 + 2 है ना, -3 + 2 कितना होता है -1, तो उसका साइन चेंज कर देंगे, +1 आ जाएगा। A22, इसका कॉलम और रो रख दिया, कितना आ रहा है बताना, 3 - 4 -1 है ना। A23 कितना आ रहा है -1 + 2 1, तो -1 आ जाएगा। देख लो एक बार, पहले मैंने इसका निकाला 3 का, कॉलम और रो रख लिया, कितना आया -3 + 2, तो -1 का साइन चेंज हो गया है ना। फिर A22 इसका निकालेंगे, कितना आएगा बताना, 3 - 4 -1। फिर A23 का कितना आएगा -1 + 2, सही, ये -1 है, ये +2 है, तो 1 आ गया ना, तो -1 हो जाएगा। क्लियर है? अब निकालो A31, इसका रो और कॉलम रख लेंगे, कितना आएगा बताओ, 5 5 - 8 -3 है ना। A32 बताना अब आप, -5 और -6 है ना, -11, तो +11 हो जाएगा। क्लियर? अब A33 कितना होगा, 4 + 3 7 आ जाएगा।
अच्छा अब देखिए, अब हमारे पास रिलेशन क्या है बच्चों? रिलेशन है वी हैव एक्स जो है वो किसके बराबर है? ए इनवर्स बी के ना। ए इनवर्स क्या होता है? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके बराबर है? 4 के। एडजॉइंट कैसे निकालोगे इसका? ट्रांसपोज कर लोगे ना, तो क्या आएगा? 7 माइनस 19 माइनस 11 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 11 7। और बी क्या आएगा बताना? 7 माइनस 5 12। अब करिए मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 49 माइनस 5 माइनस 36 माइनस 133 प्लस 5 प्लस 132 माइनस 77 प्लस 5 प्लस 84। ये आ गया 8, ये कितना आ गया? 4, ये आ गया 12 है ना। अब 4 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया? 2 1 3। अब कंपेयर कर लोगे तो आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ लिख देना ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट एक्स कितना आएगा बताना? 2 y 1 और z 3। क्लियर है? ज़्यादा क्लियर है बच्चों? अच्छा ये देखो, ये जो कोफैक्टर्स है ना, या ये मान लीजिए एडजॉइंट है, इसको निकालने का एक आसान तरीका होता है। क्लियर है? मतलब वो इतना ज़्यादा भी छोटा नहीं है इससे निकालने थोड़ा आसान। इसमें हमें बार बार ढक के देखना पड़ता है ना, उसमें वो दिक्कत नहीं आएगी आपको। सही है? छोटा नहीं है मगर इसके मुकाबले में आसान पड़ता है, उसमें गलतियाँ कम होती हैं। क्लियर है? तो वो मैं आपको सिखा दूँ। ये क्वेश्चन तो आगे समझ। अच्छा, और इसमें ना आपसे कोई नहीं पूछेगा ये कोफैक्टर्स कैसे निकले, इसकी कोई कैलकुलेशन आपसे नहीं मांगेगा इस क्वेश्चन में, 6 नंबर के क्वेश्चन में ये कैलकुलेशन कैसे आई है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, हमने तो यहाँ पर डायरेक्ट भी लिखा है। अच्छा देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपको मैट्रिक्स ए दे रखी थी उसके एलिमेंट यहाँ लिख लेते हैं। क्या क्या देखना है हमारी? कौन सा क्वेश्चन था बच्चों? 40। यहाँ पे ए ये था ना, 1 माइनस 1 1 है ना, 2 1 माइनस 3 यहाँ पर। ओह सॉरी, मैंने दूसरा क्वेश्चन देख लिया। ये है 1 माइनस 1 2 3 4 माइनस 5 2 माइनस 1 3। यही है ना। हम क्या करते हैं, ऊपर की जो 2 रोज है, ये दोनों रोज, इनको दोबारा यहाँ लिख देते हैं। सही? और ये दोनों कॉलम्स इसके आगे दोबारा लिख देते हैं। सही है? कितना था हमारे पास पहले? इतना था ना, एक बार देखो। तो हमने क्या किया, ये दोनों रोज यहाँ नीचे लिख दी दोबारा, फिर इन दोनों कॉलम्स को इसके सामने लिख दिए दोबारा। आगे बात समझ? अब हम इसको काट देते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। क्लियर है? अब करो, ये ऐसे कर लो मल्टीप्लाई। कितना आएगा बताना? 12 माइनस 5 कितना आ गया?
7। यहाँ पे 10 माइनस 9 माइनस 19, यहाँ पर -3 माइनस 8 माइनस 11। आया समझ? बता दो। यहाँ पे पहले देखो 12 माइनस 5 7, ये -10 माइनस 3 माइनस 19। यहाँ पे वो नहीं करना, हमें साइन में चेंज करना नहीं होता, ये सीधा ही क्या होते हैं हमारे कोफैक्टर्स निकलते हैं। सही? नहीं नहीं नहीं, जो पहले करते हैं इनिशियली साइन चेंज, वो नहीं करना होता। ये तो ऐसे ही चलेगा, इसका एज इट इज मल्टीप्लाई, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई। देखो यहाँ का जो एलिमेंट होता है उसका साइन चेंज करते हैं ना इनिशियली, तो वो नहीं करना है यहाँ पे, इनिशियली नहीं करना, बीच वाला तो करना होता है। सही है? अब जैसे a11 निकालना है तो कैसे निकालोगे? सीधा 12 माइनस 5 7, a12 कितना आएगा? -10 माइनस 9 माइनस 19, a13 -3 माइनस 8 माइनस 11। देखो ये छोटा नहीं पड़ा, मगर उसके मुकाबले काफ़ी इजी है। सही, इसमें झंझट भी नहीं है। अच्छा, अब इसका निकाल लीजिए, कितना आएगा बताना? a21 -2 + 3 कितना होता है? 1। सही है, -2 + 3, और ये 3 - 4 -1, ये -2 + 1 कितना आ गया? -1। क्लियर है? अब a31 कितना होता है बताओ? 5 - 8 -3, a32 6, हाँ 11, a33 4 और +3 7। क्लियर है? अच्छा, चाहो तो आप ना सीधा यहाँ लिखो एडजॉइंट ऑफ ए और इसको ट्रांसपोज करके लिखो। सही है? ये दिखाने की जरूरत नहीं है, ये बना दो पहले डायग्राम, टीचर समझ जाएगा। क्लियर है कि इजी मेथड लगा रहा है। तो यहाँ पे सीधा एडजॉइंट, ये हमने कोफैक्टर्स की फॉर्म में लिखा है, सीधा एडजॉइंट की फॉर्म में लिखो। पहले हमने क्या किया, ये 3 तो दिए हुए थे हमें रोज और कॉलम, इन दोनों रोज को मैंने दोबारा लिख दिया, फिर इन दोनों कॉलम्स को इसके आगे लिख दिया, पहली रो पहली कॉलम काट दी, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया मैंने। सही है? ये छोटा तरीका नहीं है, मगर ये उसका मुकाबला बहुत इजी पड़ता है और इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती। क्लियर बच्चों? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। इसमें मैंने कहा है हमें एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, हमें इसका ए इनवर्स निकालना है और इसका जो ए इनवर्स होगा उसका यूज करके हमें ये सिस्टम जो है इक्वेशन का वो सॉल्व करना है।
आगे समझ क्लियर है। अच्छा अब इसमें ना आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स ए दे रखी है, तो इसकी भी हम ए एक्स और बी मैट्रिक्स बनाते हैं ना, तो आप देखो क्या दोनों की मैट्रिक्स ए सेम है, दोनों की ए मैट्रिक्स सेम ही तो बनेगी। क्लियर है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट ए जो है वो किसके बराबर है 2 - 3 5 3 2 - 4 1 1 -2। अच्छा x इसके बराबर है और b जो है वो किसके बराबर है कांस्टेंट टर्म्स के, तो देयरफॉर ax इसके बराबर आ गया b के। सही। तो इन्होंने ना खाम में कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अगर इसकी ए मैट्रिक्स अलग आ रही होती इससे तो फिर उसका नाम ए नहीं देते, कुछ और नाम दे देते, सी दे देते, तो हो जाता cx = b। सही, ये ध्यान रखना। क्लियर है। कई बार पता है क्या होता है, यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए दी होती है उसका ट्रांसपोज यहाँ पे बन रहा होता है, उसका क्या बन रहा होता है, ट्रांसपोज बन रहा होता है, ट्रांसपोज का साइन क्या होता है? डैश। सही। तो ये तो कर लोगे, ये खाम खा मैंने घुमाने के लिए दे रखा है, नॉर्मल क्वेश्चन ही है, ये दोनों ए मैट्रिक्स सेम ही तो है, तो कोई फर्क नहीं है क्वेश्चन में। उन्हें क्या पता लग रहा है ये मैट्रिक्स ले रहे हैं ये ले रहे हैं, दोनों सेम तो है, तो फिर आप क्या करोगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालोगे, वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा होगा, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स निकाल लोगे, फिर यहाँ पुट कर देना इसको, इसे सॉल्व करोगे तो क्या बनता है बच्चों, x = a इनवर्स t, तो यहाँ पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। वही एज इट इज है, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 हमने किया है ना, वैसे ही है क्वेश्चन भी, कर लोगे नहीं तो। अच्छा अब देखो इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लगा है द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ अनियन। 4 kg तो बच्चों अनियन है, 3 kg वीट और 2 kg राइस कितने के हैं, 60 रुपए के हैं। आगे 2 kg अनियन, 4 kg वीट और 6 kg राइस कितने के 90 रुपीज के हैं। आगे 6 kg अनियन, 2 kg वीट, 3 kg राइस, ये 70 रुपीज के हैं। तो हमें क्या करना है, हर एक की कॉस्ट जो है वो फाइंड आउट कर दी। तो बच्चों तो लेट कर लेते हम, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ अनियन, वो कितना है ₹x है। कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ वीट ₹y है, और कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस वो कितना है ₹z। तो अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन 1, 4x प्लस 3y प्लस 2z किसके बराबर होगा, 60 के। यहाँ पर 2x प्लस 4y प्लस 6z किसके बराबर होगा, 90 के। यहाँ पे 6x प्लस 2y प्लस 3z किसके बराबर है, 70 के। अब इसमें हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स मेथड लगा लेंगे। क्लियर है बच्चों।